साहिबजादा आमिर रजा साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जल्दी सामने आने वाला है, हमारे कोई महीना की दूरी के ऊपर है, जिसके बाद ये सवालात हमारे सामने उठेंगे और हमें इसको एड्रेस करना है। आज ग्रीनेल का बयान एक टीवी इंटरव्यू की शक्ल में है, कल हो सकता है स्टेट डिपार्टमेंट का कोई तर्जमान उठ के ऐसा कोई बयान दे दे, तो क्या हमारी उसके लिए तैयारी है और आपकी जमात की क्या पोजीशन होगी, क्या आप उसको वेलकम करेंगे? अच्छा देखिए नदीम मलिक साहब, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं दी, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता था तो ऑफिशियली जो इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने जीत के ऊपर मुबारकबाद देते हुए आगे ये लिखा था बाकायदा, और ये प्रिंटेड शेप में गया था बाकायदा, कि उम्मीद है कि जिस तरह जो बाइडन ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रजीम चेंज किया, तो ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी और मेरी रिहाई और पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान के अंदर से ही सेटल होंगे। जब ये बयान इमरान खान साहब की तरफ से कैटेगरी क्लियर करके आ गया तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई इबहाम बाकी नहीं बचता। बाकी अब आ गया रिचर्ड ग्रनेल का मामला। सर, आप सवाल करते हैं रिचर्ड ग्रनेल का, जवाब आता है पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया। इतनी हिम्मत फड़ो ना जनाब कि रिचर्ड ग्रनेल दी मंजी ठोक लो, फिर उसके खिलाफ दें बयान। और दूसरी बात ये जो है, ये जो बात कही जाती है कि पाकिस्तान ने कभी भी फॉरेन इंटरवेंशन को कबूल नहीं किया, नदीम मलिक साहब मैं माजरत के साथ आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर ये बात सबसे बड़ी बकवास है। हमने हमेशा पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इंटरवेंशन को कबूल किया। सर, आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको स्टार्ट करूं सर 1971 से, जब बैरी बेड़ा आ रहा था और पेंटागन ने रोका और हेनरी किसिंजर यहां पर भिजवा रहा था। आप आगे आते आए, आप 90 देखें। अच्छा बाकी चीजें छोड़ दें, कारगिल के ऊपर कौन प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास पहुंचा था? सर, पाकिस्तान से एक शख्स जो रातों रात डील साइन करके चला गया था, वो फॉरेन इंटरवेंशन नहीं थी पाकिस्तान के मामलात में कि एक सजा याफ्ता शख्स को यहां से रातों रात निकाल दिया गया। क्या उसके अंदर हमारे बरादर इस्लामी ममालिक शामिल नहीं थे? सर, उसके अंदर वो फैसिलिटेटर नहीं थे, उसके अंदर वो थे हम भी। यानी कि बाज़ औक़ात ग्राउंड रियलिटीज को अपनी इस्लाह करने की बजाय, अपनी गलती को एडमिट करने की बजाय, बहसीयत मजमूई अपने रवैये को सही करने की बजाय या अपनी गलतियों की निशानदेही की बजाय हम आके एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि दिस हैज नेवर हैपेंड, दिस हैज नेवर हैपेंड। सर, दिस हैज ऑलवेज हैपेंड, नंबर वन। नंबर टू, ये अगर रिचर्ड ग्रनेल ये ट्वीट कर रहा है, या अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो यूरोपियन यूनियन ने ट्वीट किया, सर मैंने कहा था या हमने लॉबिंग फर्म हायर की थी पाकिस्तान में कि आप मिलिट्री कोर्ट से 25 सिविलियंस को सजा दिलवा लें? आप उनके खिलाफ एविडेंस एटीसी कोर्ट में ले जाते और एटीसी कोर्ट की सजा मिलिट्री कोर्ट से ज्यादा सख्त होनी थी, आप उन्हें वहां से सजा दिलवा लेते। क्या हमारे फॉरेन डेस्क को यह पता नहीं था कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका मौकफ क्या है और वो इस तरह किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा? ये भी हमारे खाते पा दियो कि ऐसी जनाब लॉबिंग करके थे 25 बंदों को सजा दिलवा देती और अब वो 25 बंदों की सजा के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन का वो आया है बयानिया, वो जनाब वो हमने करवाया, बरतानिया का हमने करवाया। आप ना गोलियां मारते ना सर डी चौक के ऊपर 26 नवंबर को, आप ना गोलियां मारते, आप ना बंदे मारते, आप ना पार्लियामेंटेरियंस को उठा के टॉर्चर करते, आप उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल ना करते, पॉलिटिकली पाकिस्तान की गेम पाकिस्तान के अंदर खेलते, तो बाहर का कोई बंदा इस बात के ऊपर बोलते ही ना। सर, जब आप वायलेट करेंगे हर चीज को, पाकिस्तान, क्या आप रिचर्ड ग्रनेल के बयान को वेलकम कर रहे? नहीं सर, मैं रिचर्ड ग्रनेल के बयान को क्यों वेलकम करूंगा? सर, वो ये जिन्होंने जाके रिचर्ड ग्रनेल पूछे ना सर, उनसे पूछे ना सर कि जिन्होंने रिचर्ड ग्रनेल को जाके अब आए बाएं शाएं फिर ट्वीट रहने देने थे। फिर जो ट्वीट वहां पर थे जो उनके खिलाफ किए थे, अगर ये उनके खिलाफ थे तो ट्वीट डिलीट क्यों कर दिए? सर, रहने देते।